जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर टुडे रोजगार पर आपको हिंदी साहित्य की जो क्लासेस लगातार देखने को मिल रही है, इसी कड़ी के अंदर ये 8वीं क्लास आपको देखने को मिल रही है और परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इन क्लासेज का फायदा उठाइएगा, अपने साथियों को भी इन क्लासेज को साझा कीजिएगा ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके, थर्ड सेमेस्टर के अंदर बेहतरीन अंकों से पास होने का अवसर प्राप्त हो सके। और चलेगा, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से और जो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे जो है बेहतरीन क्लासेज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सूचना रहने वाली है कि जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के अंदर है और उसको जो है थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके नोट्स के रूप में जो है PDF प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। आपको यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य की, भारत का इतिहास के और आपके जो है, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य, भारत का इतिहास और आपके जो है अनुसंधान पद्धति शास्त्र, रिसर्च मैथोलॉजी और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी स्टूडेंट को ज़रूरत है वो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको जो है यहाँ पर नोट्स से अवेलेबल करवा दिया जाए। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है 30 क्वेश्चन तक हमने जो है कवर कर लिया था, जो कि आपके लघुतरात्मक जो प्रश्न थे वो चल रहे थे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो है 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जितना कवर हो सकेगा उतना कवर करने का यहाँ पर प्रयास है वो करेंगे। तो दिनकर जो नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर है कि दिनकर सामाजिक चेतना के चारण है, इस कथन को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय जागरण की जो चेतना है वो जगाई और दिनकर ने उसे जो है तीव्र एवं प्रखर बनाया था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्रांति और विद्रोह का जो है सिंहनाद कर जन जागरण की भावना को जो है सर्वाधिक महत्व दिया और देश की सामाजिक और राजनीतिक जो समस्याएं थी उनके साथ ही पराधीनता को लेकर के उन्होंने जो है हुंकार भरी और हुंकार व्यक्ति की और उससे क्या हुआ कि सामाजिक जो परिवेश था उसके अंदर जो है नव चेतना का क्या हुआ, संचार देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि रश्मि रथी काव्य का कथानक किस प्रसंग पर आधारित है। तो जो रश्मि रथी काव्य है इसका जो कथानक है वो महाभारत के द्वितीय वीर कर्ण के जीवन पर आधारित है। कर्ण जितना बड़ा योद्धा था उतना ही श्रेष्ठ दानवीर था और वह कुंती को सूर्य देव के वरदान में पुत्र से प्राप्त हुआ था और इसीलिए कर्ण सूर्य पुत्र और आपके रश्मिरथी थी। और प्रस्तुत काव्य में कर्ण के उसी धीर और आपके वीर और ओजस्वी व्यक्तित्व को कथानक के रूप में है वो अपनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 है कि रश्मिरथी में संकलित कृष्ण की चेतावनी अंश का मूल भाव लिखना है। तो कृष्ण की जो चेतावनी काव्यांश रश्मिरथी के तृतीय सर्ग से संकलित है। पांडव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर लौट आए, तब उनकी और श्री कृष्ण की जो है दूत बनकर जो है हस्तिनापुर गए थे और 5 गांव देखकर जो संधि करने का जो प्रस्ताव किया था, परंतु दुर्योधन ने नहीं माना था। तब श्री कृष्ण ने जो है भावी विनाश और महाभारत के दुष्परिणाम की चेतावनी भी दी थी। संकलित में इतना ही नहीं, इतना ही जो है कथांश से समाविष्ट है, इतना ही क्या है, कथांश जो है इसके अंदर समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि केवल 2 नर न अगाते थे, वे 2 नर कौन थे और क्यों नहीं अगाते थे। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भावी विनाश की जो चेतावनी दी उसमें सब लोग क्या थे, भयभीत हो गए थे। केवल धृतराष्ट्र और विदुर ये 2 नर ऐसे थे जो श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप को देखकर नहीं अगाते थे। वे प्रसन्न एवं निर्भय होकर भगवान के दिव्य रूप के दर्शन पाकर स्वयं को जो है अपने मांगी मान रहे थे और इसीलिए वे हाथ जोड़कर भगवान की जय जयकार कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दिनकर के प्रमुख प्रबंध काव्यों का नामोल्लेख कीजिए और बताइएगा कि रश्मिरथी किस जो है संदर्भ में लिखी गई कृति है। तो दिनकर ने जहाँ अनेक कविताएं लिखी थी
वहीं उनके जो प्रबंध काव्य भी है वो पर्याप्त चर्चित हुए हैं। उनके प्रमुख काव्य हैं परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी और उर्वशी उर्वशी और कुरुक्षेत्र। रश्मिरथी महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण के व्यक्तित्व को आधार बनाकर जो है लिखी गई है और इससे ये प्रतिपादित किया गया है कि कर्ण किसी भी स्थिति के अंदर अर्जुन से कम वीर, पराक्रमी और संधान में कमजोर बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कृष्ण चेतावनी का क्या अर्थ है और कृष्ण ने किस प्रकार युद्ध की चेतावनी दी थी। तो कृष्ण चेतावनी में दुर्योधन का अनेक प्रयत्न करने पर भी जब कृष्ण समझाने में असमर्थ रहे और दुर्योधन अपने अहंकार और दंभ के वशीभूत होकर कृष्ण को जो है बांध कर जेल में डालने के लिए तत्पर हो गया, तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने व्यक्तित्व में निहित बतलाया और अंत में ये कहकर सभा से निकल गए कि अब युद्ध होगा और जिसका भीषण परिणाम कौरवों को भोगना पड़ेगा। ऐसा किसका कहना था? श्री कृष्ण जी का कहना था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रश्मिरथी खंड काव्य का सारांश लिखेगा। तो रश्मिरथी खंड काव्य की रचना है वो श्री रामधारी दिनकर के द्वारा की गई है और इस खंड काव्य का जो कृपा का आधार है वो महाभारत है। और इस खंड काव्य में दिनकर जी ने परमवीर और महादानी कर्ण की कथा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और इस खंड काव्य के प्रत्येक सर्ग के अंदर संवादों में जो है आपके यहाँ पर जो है नागरिकता के गुण विद्यमान हैं और इसमें बोधगम्यता, सहजता, स्वाभाविकता एवं सुग्रहिता के साथ ही साथ प्रभावशीलता भी विद्यमान देखने को मिली है। कवि दिनकर जी ने इस खंड काव्य की घटनाओं एवं परिस्थितियों को भावुकता के धरातल पर संजोया है और इस जो खंड काव्य की जो है कथा वस्तु को कवि ने 7 वर्गों के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया है, विभाजित किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रश्मिरथी में संकलित अंश से कर्ण का बलिदान का मूल भाव लिखना है। तो कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। ये युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, परंतु क्या होता है? पर माता कुंती को दिए गए वचन का स्मरण कर सबको छोड़ देता है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं, दोनों ओर से घमासान युद्ध जो है उठते हैं। एक बार तो वह मूर्छित हो जाते हैं, तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण जो है रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है, तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन जो है निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देते हैं और कर्ण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से तो कर्ण विजयी ही रहा है, क्योंकि उनके पास जो है हथियार नहीं थे, वो अपने कार्य के अंदर व्यस्त थे। तो इन पर जो है क्या किया गया? अर्जुन के द्वारा जो है यहाँ पर प्रहार किया गया। तो ये जो है एक तरह से मान सकते हैं कि कर्ण की यहाँ पर क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रामधारी दिनकर का संक्षिप्त परिचय देना है। रामधारी दिनकर हिंदी के प्रमुख कवियों के अंदर आते हैं, प्रमुख लेखक भी है, कवि भी है और निबंधाकार भी है। इनका जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में जो है सिमरिया बिहार नामक स्थान पर वर्ष 1900 के अंदर हुआ था। और दिनकर जी जो है 1950 से लेकर के 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग में रहे और वर्ष 1952 में इन्होंने भारत की प्रथम संसद में राज्यसभा का सदस्य चुना गया और ये 12 वर्ष तक सांसद रहे। भारत सरकार ने इन्हें 1956 के अंदर जो है 1971 तक आपके हिंदी सलाहकार के पद पर भी नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि रामधारी दिनकर की काव्य कृतियों के विषय में बताइएगा। तो दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं के अंदर रचनाएं लिखी। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, छंद गीत और सामधेनी और आपके जो है सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और छुआ और दिल्ली नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवात, सिपी और शंख नए सुभाषित, मिट्टी की ओर और अर्धनारीश्वर, कोयल और कवित्व आत्मा की आंखें और उर्वशी महाकाव्य, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र
और रश्मिरथी ये खंड काव्य है। आगे बढ़ते हैं कि भारतेंदु की कविता का मुख्य विषय क्या है। तो इनकी कविता का जो मुख्य विषय है वो है उन्होंने ईश्वर और जो है ईश्वर आदि जो है भारतेंदु जी की कविताओं में जहाँ उन्होंने ईश्वर आदि प्राचीन विषयों पर रचनाएं की है, वहीं उन्होंने राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार, हिंदी भाषा के उत्थान से संबंधित जो है रचनाएं भी की है। आगे है कि भारतेंदु युग की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतेंदु युग की अधिकांश जो कविताएं हैं वो वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक है। छंद, भाषा और अभिव्यंजना पद्धति में प्राचीनता अधिक है, नवीनता कम, और खड़ी बोली जो है उसके आंदोलन का प्रभाव साफ झलकता है। किंतु कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा ही सर्वमान्य भाषा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतेंदु की हिंदी साहित्य की वो सबसे बड़ी देन क्या रही है, देन क्यों रही है। तो आलोचकों की नज़र में भाषा के बाद भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान नाटक और रंगमंच के क्षेत्र के अंदर भी रहा है। और उन्होंने जो पहली बार जो हिंदी के अंदर जो मालिक नाटक था उसके अंदर जो है नाटक की रचना की, और उन्होंने जो है हिंदी नाटक का युग प्रवर्तक करार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निज भाषा उन्नति कदे सब उन्नति को मूल किसका कथन है। तो निज भाषा उन्नति कही भारतेंदु द्वारा रचित दोहे की पंक्ति है। ये भारतेंदु की रचना निज भाषा से लिया गया है और हिंदी संबंधित आंदोलन और आपके आयोजनों में ये दोहा गिनत बार जो है प्रेरणा स्रोत की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निज भाषा उन्नति कहे से आप क्या समझते हैं। तो निज भाषा उन्नति कहे का तात्पर्य होता है कि निज भाषा अपनी भाषा से ही है, अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि ये सारा उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। और विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं वो असीमित शिक्षा और अनेक प्रकार का ज्ञान सभी भाषाओं से ले, पर अपनी भाषा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात इनके द्वारा कही गई। मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या मानी जा सकती है। तो गुप्त जी के काव्य में बात करें तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति जो है पूज्य भाव, जो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है, और जो है आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता उनके काव्य की क्या रही है, प्रमुख विशेषता देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियों का नामोल्लेख करते हुए बताइएगा कि भावात्मक दृष्टि से इनकी जो है कौन सी रचना आपको जो है अधिक प्रभावित है वो करती है। तो गुप्त जी ने पर्याप्त संख्या में काव्य सर्जन किया है, किंतु उनकी जो विशिष्ट उल्लेखनीय और प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार है कि जो है झंकार, सिद्धराज और बहुश, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया और साकेत। इन रचनाओं का भावात्मक दृष्टि से जो है रसात्मक करने वाली जो रचना है वो साकेत है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि गुप्त जी ने किन उपेक्षित नारियों के चरित्र को गरिमा प्रदान की है। तो गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचनाकार उर्मिला के चरित्र को प्रथम त्याग में दिखाया। उन्होंने कैकेयी के चरित्र का परिष्कार भी किया है। गुप्त जी ने यशोधरा और विष्णुप्रिया काव्यों में भी उपेक्षित नारियों के चरित्र की गरिमा प्रदान की है, और इसी प्रकार विधवा, उत्तरा, तिल या रेत आदि नारियों के चरित्र को अनेक आदर्शों से मंडित बताया है। और नेक्स्ट है कि सखी वे मुझसे कर जाते हैं। कविता का मूल भाव का सारांश लिखना है तो सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, और चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा काव्य सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित काव्य है, जिसमें क्या होता है कि यशोधरा के चरित्र की जो नवीन व्याख्या है वो यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सारक वे मुझसे कहकर जाते कविता में यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी ने क्या जो है संदेश दिया है। तो मैथिली शरण गुप्त यशोधरा में पूरे भारतीय नारी समाज में संघर्ष, त्याग और नवीन विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान की है। गुप्त जी भारतीय समाज की नारी को दायित्व और प्रतिष्ठित करते हुए स्थापित जो है किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में यशोधरा का दुखी
यशोधरा दुखी क्यों थी? तो यशोधरा के दुख का काव्य कारण उनके उसके पति गौतम बुद्ध का अपने घर छोड़कर संन्यास लेना था, और उन्होंने बुद्ध के संन्यास नहीं होगा, यहाँ पर संन्यास होगा, संन्यास लेना था। उन्होंने बुद्ध के संन्यास लेने के बाद उनके साथ रहना जो है नहीं रहना नहीं चाहती थी, और उससे जो है इससे यशोधरा बहुत क्या हुई थी, दुखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रिय प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो प्रिय प्रिय विरह की वेदना नैसर्गिक प्रेम और विश्व कल्याण के संदेह का ही जो है महाकाव्यात्मक सरस रूप है। गहन दुख को भी स्पष्ट करता है, जो कि किसी भी दुख के विमोचने जो है आपके विमोचनी और आपके जो है ज्ञान विज्ञान को जो है बाट सुनने के लिए जो तैयार नहीं होने देता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 है कि प्रिय प्रवास किसकी कथा पर आधारित है? तो प्रियवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है, और इस महाकाव्य में जो है आपके इस महाकाव्य के अंदर राधा और कृष्ण नई क्रांति लिए हुए हैं। राधा के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला है प्रेमिका का, और दूसरा है विरहिणी का, और तीसरा रूप है लोकोपकारक नायिका का। एक राष्ट्र नेता है जो कि व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित को ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रियवास की रचयिता कौन है? तो प्रियवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने की थी, और इनका जो रचना काल है वो 1909 से लेकर के 1913 है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, रचनाएं हैं वो प्रिय परिजात, फूल पत्ते, चोखे और चौपदे और आदि है। प्रिय प्रवास महाकाव्य खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हरियोधनी का प्रिय प्रवास क्या है? तो प्रिय प्रवास विरह काव्य है, और कृष्ण की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरियोध जी ने कहा है कि मैंने एक श्री कृष्ण की भांति ही अंकित किया है, और ब्रह्म रूप में नहीं। कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है कि जिसे आधुनिक समय में स्वीकार किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो सोहनलाल द्विवेदी जी की हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया, और इनकी जो कविता है वो देश प्रेम की अटूट और अंतरिम भावना का स्वर है। उनकी राष्ट्रीय कविता का मूल और मुख्य आधार राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र उत्थान का सर्वोच्च जो स्वर है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना रे मन का सारांश बताइए। तो रे मन कविता श्रमिकों के जीवन की कठिनाइयों और उनके अदम्य साहस को चित्रित करती है, और कवि ने श्रम को केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक सम्मान और जिम्मेदारी के रूप में देखा है। इस कविता में श्रमिक वर्ग की महत्ता और उनके योगदान को मुख्य विषय के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना खादी गीत की मूल संवेदना को व्यक्त कीजिए। तो कविता का मुख्य विषय खादी की अद्वितीयता और इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता की भावना को प्रकट करता है। कवि ने खादी को न केवल एक वस्त्र बल्कि राष्ट्रीयता का प्रतीक भी माना है, और ये कविता ये बताती है कि जैसे खादी का उपयोग करके न हम केवल अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं, बल्कि विदेशी उत्पादों के प्रति विरोध भी कर सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित है, जिससे खादी को स्वाभिमान, सादगी और स्वदेश प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना वंदना का सार लिखना है। तो वंदना कविता में द्विवेदी जी ने सरस्वती की महिमा का वर्णन किया है। सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी हैं, और कवि ने उनसे ज्ञान, प्रेरणा और आपकी सफलताओं की प्रार्थना की है। ये कविता विद्या और शिक्षा के महत्व को दर्शाती है, और समाज में उनके जो प्रति जो समर्पण की जो भावना है उसको उजागर भी करती है। ये कविता शिक्षा, ज्ञान और विद्या की देवी को समर्पित है। कवि ने सरस्वती को अपना जो है प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है, और जो विद्यार्थियों के लिए जो है मार्गदर्शक होती है। इस कविता में सफलता की जो है कामना भी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यामनारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी कविता के विषय में बताना है। तो हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे द्वारा रचित एक कविता है, जो कि वीर रस प्रधान महाकाव्य है।
वीर रस प्रदान किया है एक महाकाव्य है, जिसमें 1976 के अंदर मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। और ये एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जो कि हल्दी घाटी के अंदर हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। और ये महाकाव्य यहाँ प्रताप के स्वाभिमान स्वतंत्रता के प्रति उनके अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान का जो है महिमा मंडन करता है। काव्य में महाराणा प्रताप को एक वीर, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्त नायक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण थी और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसीलिए उन्हें विशाल सेना का सामना करना पड़ा और जंगलों में जीवनयापन भी करना पड़ा था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।